नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं बंगाल की। और बंगाल के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी आई। ममता बनर्जी से मतलब है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आई, कपिल सिब्बल साहब प्रेजेंट हुए। और आज अनयूजुअल सैटरडे का दिन होने के बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुला, स्पेशल बेंच बनी। स्पेशल बेंच चूंकि आज चीफ जस्टिस थे नहीं, इसलिए चूंकि ये जो पूरा इलेक्शन का मामला, बंगाल इलेक्शन, एसआईआर और ये सारे मामले ऑनरेबल चीफ जस्टिस देख रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी और बागची साहब, आज ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा और ऑनरेबल जस्टिस बागची ने उसको सुना। सुनते समय कपिल सिब्बल ने 4 प्रश्न उठाए। बड़े लॉजिकल प्रश्न थे और उनके जवाब भी ऑनरेबल कोर्ट ने बड़े लॉजिकल दिए। ये 4 लॉजिकल प्रश्न जो उन्होंने उठाए, उसमें उन्होंने कहा कि साहब, इलेक्शन कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया। ये 13 अप्रैल का सर्कुलर है और 13 अप्रैल का सर्कुलर हमको 30 अप्रैल को देखने को मिलता है। ये छुपाकर सर्कुलर क्यों जारी किया गया? ये ओपन सर्कुलर क्यों नहीं था? ये केवल रिटर्नरी ऑफिसर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको ही क्यों जारी किया गया? ये सीक्रेट क्यों चलाया गया? ये संशय पैदा करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक चीज जो समझ में नहीं आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों अपॉइंट किए जा रहे हैं। ये जो सर्कुलर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वहां अपॉइंट किए जाएंगे, क्या राज्य सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या राज्य सरकार के कर्मचारी चुनाव नहीं करवा सकते? ये सेंट्रल के कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी ही वहां क्यों काम करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि चुनाव तो और प्रदेशों में भी है। अब चूंकि चुनाव और प्रदेशों में भी है तो वहां तो ऐसा नहीं हुआ। वहां तो राज्य सरकार की ही मशीनरी करवा रही, चाहे असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या दूसरे प्रदेशों की बात करें जहां पर चुनाव बंगाल के चुनाव के साथ चल रहा है। तो फिर वहां क्यों नहीं इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया? वहां क्यों नहीं इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया? हमारे प्रदेश में ही क्यों ऐसा जारी किया गया? फिर उन्होंने कहा कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं या माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा काउंटिंग टेबल पर बैठने वाले लोग हैं, वो सेंट्रल और उनके अपॉइंट किए जाएंगे। ऐसा क्यों है? फिर उन्होंने कहा कि साहब, इलेक्शन ऑफिसर, ये सीईओ का ऑफिस ऐसा कैसे जारी कर सकता है? इलेक्शन कमीशन की पावर है, इलेक्शन कमीशन को जारी करना चाहिए। सीईओ ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकता है? ऐसा सर्कुलर कैसे जारी कर सकता है? ये सभी विषय उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी उठाए थे और कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा था कि भाई, फ्री फेयर चुनाव करवाना केंद्र सरकार, ये फ्री फेयर चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है और चुनाव आयोग के पास पूरी पावर है। चूंकि चुनाव आयोग के पास पूरी पावर है, इसलिए हम इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर साथ में उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 329 का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 329(2) के तहत चुनाव शुरू होने के बाद कोई भी इंटरवेंशन कोर्ट के द्वारा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट को कोई पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है, जब तक कि कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ गलत होने की सूचना हमारे पास ना आए। अब ये संभावनाएं हैं और संभावनाओं के आधार पर आप हमारे पास आए हैं, इसलिए ये मेंटेनेबल ही नहीं है। आप अगर कुछ वहां गलत होता है तो इलेक्शन पिटीशन डालकर हमारे पास आइए। इसलिए उनकी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन उसको कहते हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है, अभी उसका कोई सर्कुलर नहीं है, उसका कोई वायलेशन नहीं है, कोई कानूनी वायलेशन नहीं, लेकिन एप्रीहेंशन है कि भाई ये है तो नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके पास आए हैं एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लेकर और ये कह रहे हैं कि साहब, ये केंद्र सरकार, ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये चुनाव आयोग ठीक नहीं कर रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को डिबार किया जा रहा है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग प्रेजेंट हुआ। चुनाव आयोग ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ तौर पर कहा कि माय लॉर्ड, सर्कुलर ये नहीं कह रहा है कि केंद्र के अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे। सर्कुलर ये कह रहा है कि एट रैंडम चुने जाएंगे। किसी भी कर्मचारी को ये नहीं पता होगा कि वो कहां काउंटिंग पर जा रहा है। वो उसी दिन पता लगेगा सभी को, एसएमएस के माध्यम से, या उनको लेटर जारी होगा और उनको मेल जारी होगा और उनको वो तैयार बैठे होंगे, उनको मेल जारी होगा कि भाई आपको इस पोलिंग स्टेशन पर जाना है, आपका ये नंबर है, आपका ये कोड है, इस जगह जाइए और काउंटिंग करिए। चाहे केंद्र का अधिकारी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अधिकारी हो, या फिर राज्य का अधिकारी। ये वैसे ही है जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो वो लॉटरी से जाता है। यूपीएससी के इंटरव्यू के विषय में मैं आपको बता दूं, आईएएस का इंटरव्यू होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि कैंडिडेट का नंबर होता है, बोर्ड को पता नहीं होता, बोर्ड में जाने वाले सदस्यों को पता नहीं होता कि वो किस में जाएंगे। वहां से वो एक लिफाफा उठाते हैं, उस लिफाफे में एक रूम नंबर लिखा होता है, उस रूम नंबर में वो चले जाते हैं। और इसके अलावा कैंडिडेट
आया है वो भी एक लिफाफा उठाएगा, उस लिफाफे में जिस रूम नंबर में लिखा होगा उस रूम नंबर में जाएगा। यानी कि कॉम्बिनेशन पहले से पता नहीं है कि कौन इंटरव्यू लेने वाला है और किसका इंटरव्यू होने वाला है। वहां जाकर वो फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आपकी फाइल आएगी, आपकी फाइल के आधार पर वो आपसे वार्ता करना शुरू करेंगे और नंबर काउंट करके छोड़ देंगे। और अभी बाकी चीजें उसको नहीं पता होगी, केवल रोल नंबर ही पता होगा, बाकी कुछ नहीं पता होगा। यानी कि जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, भाषाई समीकरण, ये कोई समीकरण पहले से पता नहीं होता है यूपीएससी के जिस समय इंटरव्यू होता है उस समय। वैसा ही या बहुत जगह ऐसा इंटरव्यू होता है, कुछ कभी वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कभी ऐसा करते हैं तो कभी दूसरा तरीका करते हैं, ताकि कोई एक मैकेनिज्म ना बन पाए। इसी बात को लेकर ऑनरेबल चुनाव आयोग ने भी ऐसा ही किया है, सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर जारी करने में कहा गया कि आप लोग तैयार रहिए, अपने घर में रहिए, आपको एक मेल आएगा, आपको एक एसएमएस आएगा, आपको पोलिंग बूथ बता दिया जाएगा, मतलब काउंटिंग स्टेशन बता दिया जाएगा, आपको नंबर बता दिया जाएगा, आप जाइए और वहां बैठ जाइए, आपके सामने मशीनें रखी होंगी, मशीनें खुलेंगी और आपको काउंटिंग शुरू कर देनी। किसी को नहीं मालूम होगा कि वो कौन से काउंटिंग बूथ पर जा रहा है, किस कैंडिडेट के लिए वो वोट खोलने वाला है और कैसा है। कुल मिलाकर आपस में जो नियरेस्ट होगा उस सिस्टम को लागू किया गया है। आयोग ने कहा है कि कोई भी एजेंट है या फिर कैंडिडेट है, उसका हमने एक आईडी जारी किया है, उस पर क्यूआर कोड जारी किया है, वहां मशीनें लगी होंगी, चप्पे चप्पे पर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और प्रशासनिक हल्के को भी नहीं पता होगा कि कौन कहां क्या करने जा रहा है। सीएपीएफ कहां जाएगी ये भी पहले से तय नहीं है। सीएपीएफ को भी बताया जाएगा कि भाई आज आपको इस पोलिंग स्टेशन पर मत जाना। यानी कि किसी भी तरह की पूर्व सेटिंग वहां नहीं हो सकती। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने आज कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे बेस्ट व्यवस्था क्या हो सकती है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अधिकारी एट रैंडम चुने जाएंगे, केंद्र के अधिकारी भी होंगे और राज्य के अधिकारी भी होंगे, केंद्र की मशीनरी या पब्लिक अंडरटेकिंग से भी कंपलसरी एक आदमी होगा और वहां से भी हो सकता है। ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा अगर केंद्र सरकार, अगर चुनाव आयोग केवल केंद्र के अधिकारियों को ही अपॉइंट करता तो भी किसी प्रकार से इलीगैलिटी नहीं है। यह बात इस बात पर मुझे लगता है कही होगी क्योंकि अभी कुछ दिन बाद वो चली आएंगी, कल फिर चली आएंगी और कल फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर वो कहेंगी कि नहीं साहब, ये जो अधिकारी हैं ये केंद्र के ही दोनों अपॉइंट कर दिए गए, ऑब्जर्वर भी और काउंटिंग वाला भी, तो फिर केंद्र के कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को भी क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर दोनों अधिकारी केंद्र की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या केंद्रीय टोली के या केंद्र सरकार की एम्प्लॉयमेंट में हैं तो भी कहीं गलत नहीं था, क्योंकि फ्री फेयर चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है और चूंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है इसलिए उनके पास फ्री हैंड है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाद में उन्होंने कहा कि सर्कुलर जारी करना किसको हुआ किसको नहीं हुआ और 13 तारीख का सर्कुलर पब्लिश क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई बात नहीं है क्योंकि सर्कुलर चुनाव अधिकारियों को देना था, सर्कुलर डिस्ट्रिक्ट के चुनाव ऑफिसर को देना है। यह सर्कुलर उनके लिए है कि कैसे चुनाव ड्यूटी अपॉइंट की जाएगी, कैसे चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी, केंद्र के अधिकारी कितने होंगे, राज्य के कैसे होंगे, रैंडम चुने जाएंगे, कौन सा तरीका होगा, उनकी लॉटरी कैसे निकलेगी, यह सब कुछ चूंकि ये पहले से तय है और ये केवल उनका काम है तो सर्कुलर उनको जारी करना कोई गलत बात नहीं। इसको पब्लिश करना, सबको पता हो, ढिंढूरा पिटे, इसकी आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा आप राज्य की मशीनरी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप दूसरे प्रदेशों में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप हमारे प्रदेश में ही क्यों कर रहे हैं, क्या बंगाल में ही आप ऐसा करना चाहते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ऐसा अगर करता है या नहीं करता है यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कौन से प्रदेश में क्या टैक्टिक अपनाता है और कौन से प्रदेश में उसको क्या लगता है, कहां के चुनाव को उसको लगता है कि गड़बड़ हो सकती है, कहां के चुनाव पर उसको संशय हो सकता है, कहां के चुनाव पर उसको यह अंदाजा हो सकता है कि हां कुछ गलत हो सकता है, यह चुनाव आयोग तय करता है। तुमको तो केवल काउंटिंग से मतलब होना चाहिए, चूंकि तुमको काउंटिंग से मतलब होना चाहिए इसलिए काउंटिंग ही सर्वोपरि है। बाद में उन्होंने कहा कि साहब पहले से सर्कुलर जारी किया गया है 13 तारीख से, उन्होंने कहा इससे तुम्हें क्या लेने देना। फिर उन्होंने कहा कि साहब ये 4 तारीख वाली जो हियरिंग है, 4 तारीख की 4 मई की जो वोट पड़ रहा है इसको सब आगे बढ़ा दिया, वो 4 मई को जो वोट खुलेगा इसको आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी सेटल नहीं हो पा रहा है, केंद्र के बैठेंगे राज्य के बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो
तो आपके पास इलेक्शन पिटीशन है, आप इलेक्शन पिटीशन लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको गड़बड़ी प्रूफ करनी पड़ेगी। अभी तक मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का कोई भी सर्कुलर जारी किया है, या जो उन्होंने व्यवस्था की है उस व्यवस्था में उनके पास पावर नहीं है, या फिर वो किसी की इंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर वो राज्य कर्मचारियों को बाहर रखना चाहते हैं। ऐसी कोई बात तो दिखती नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि रैंडम चुने जाएंगे। अब रैंडम चुने जाएंगे, इसमें आपको क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी को मैं समझता हूं कि क्या दिक्कत है अगर रैंडम चुने जाएंगे। क्या पहले से वो सेट करना चाहती हैं कि राज्य के कर्मचारी लगें और उनके पावर प्रेशर में वो सब गलत करें? भाई ये तो नहीं हो सकता। एक बात की बात उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने कहा, साहब एक बात बड़ी समस्या, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी वहां रिवलरी पार्टी है, यानी कि विपक्षी पार्टी है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टोटल उनके कंट्रोल में होता है, और केंद्र सरकार के एम्प्लॉय होने के नाते केंद्र सरकार का फेवर करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का फेवर करेंगे वो अधिकारी। तो ऐसी पोजीशन में जब वो भारतीय जनता पार्टी का फेवर करेंगे तो चुनाव फ्री फेयर कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि चुनाव आयोग का राइट है, लेकिन मैं कहता हूं कि केंद्र के अधिकारी, क्या हर अधिकारी के साथ अमित शाह जी बात करेंगे, हर अधिकारी के साथ नवीन जी बात करेंगे, हर अधिकारी को मोदी जी बताएंगे जाओ तुम इतने वोट निकाल देना, उतने लगा देना? भाई ये तो डेमोक्रेसी है। केंद्र में जो अधिकारी काम करते होंगे वो भी कांग्रेस के वोटर भी होंगे, वो लेफ्ट के वोटर भी होंगे, वो ममता के वोटर भी होंगे, वो और पार्टियों के भी वोटर होंगे, हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी हों। ये कोई मामला नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, वो कहता है कि देखो भाई, पूरी मशीनरी इस समय चुनाव आयोग के कब्जे में है, वो केंद्र के कब्जे में नहीं है। अधिकारी भले ही केंद्र सरकार के लिए काम करते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही वहां पर बनी हो, लेकिन वो सभी के सभी काम करते हैं चुनाव आयोग के डायरेक्शन में। अब चूंकि ये चुनाव आयोग के डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग के लिए है। और चुनाव आयोग उनसे कैसे काम लेगा? कहीं ना कहीं से तो मशीनरी आएगी ही, कहीं ना कुछ लोग तो बैठने ही पड़ेंगे, चाहे वो केंद्र के हों, राज्य के हों, दूसरे प्रदेश के हों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कहीं से तो लोग आएंगे ना, काम करेंगे। अब आप कह दो कि भाई राज्य के लगाइए, क्योंकि राज्य में हमारी सरकार, तो ये भी तो बात है कि ना, राज्य में आपकी सरकार है, राज्य के कर्मचारी लगाए जाए तो वो आपके इन्फ्लुएंस में काम करेंगे क्या? ऐसा दिमाग में है। और केंद्र के कर्मचारी हैं तो वो केंद्र के इन्फ्लुएंस में काम करेंगे, ऐसा दिमाग में है। ये अगर दिमाग में बातें हैं तो इसका मतलब साफ है कि फ्री फेयर चुनाव वहां पर हो रहा है, और ममता बनर्जी वहां फ्री फेयर चुनाव के पक्ष में नहीं है। इसलिए आज उल्टा हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा यहां तक कह दिया कि अगर दोनों और सभी अधिकारी भी केंद्र के हों या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हों, राज्य का एक भी वहां पोलिंग स्टेशन पर या काउंटिंग स्टेशन पर ना हो, तो भी कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा ऑर्डर आज छुट्टी के दिन कुछ और नहीं हो सकता था। ममता बनर्जी करना कुछ चाहती थी, हो कुछ गया, और बार उनका पलट गया। उसका जवाब कहां से लाएंगी? वो क्या चाहती हैं? क्योंकि लगातार वहां कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से दंगा हो जाए, बलबा हो जाए, या फिर वहां इतना डिस्प्यूट पैदा हो जाए कि लोग रोडों पर उतर आए, और नई सरकार बैठे तो वो बैठ ना पाए, और सरकार बदले तो वो इतने दंगे हो जाए कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, फिर से चुनाव करवाना पड़े, और वो वहां पूरी मशीनरी को कब्जा कर ले। चुनाव आयोग कहता है कि हम अभी महीनों तक, 6 महीने तक तो कम से कम सेंट्रल फोर्सेस वहां से हटाएंगे ही नहीं। और याद रखिएगा, सेंट्रल फोर्सेस हर जगह बैठेंगी, सेंट्रल के कर्मचारी बैठेंगे, दूसरे प्रदेशों के कर्मचारी बैठेंगे, और देश भर से जो सिंघम ले जाकर वहां अजय पाल शर्मा जैसे लगाए गए हैं, वो सारे सिंघम देश भर के वहां पर काम करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बेस्ट चुनाव नहीं हो सकता, और ममता बनर्जी चारों ओर से बन चुकी हैं। परिणाम जो भी हो, लेकिन चुनाव आयोग का काम फ्री फेयर करवाना है, और दिखना भी है, वो दिख रहा है। हर एक व्यक्ति भारत का अप्रिशिएट कर रहा है ज्ञानेश कुमार जी को कि कोई एक ऐसा चुनाव आयोग आया जिसने अपनी शक्ति बताई, जिसने फ्री फेयर चुनाव करने के लिए ठानी, और वो करवा रहा है। सारी बाधाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएपीएफ, लोकल फोर्स, ये सब के बावजूद ज्ञानेश कुमार जी जिस प्रकार से ममता बनर्जी की हर एक चाल को विफल कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, वो अपने आप में सैल्यूटेबल है। मैं समझता हूं कि अब परिणाम जो भी आए, लेकिन फ्री चुनाव होना चाहिए। डेमोक्रेसी का यही आधार है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज वैसा ही किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।